numpy एक लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है, उनको कहते हैं जिसको पाइथन वालों ने नहीं बनाया है, बल्कि किसी इंसान ने ऐसे ही बना दिया, रैंडमली फ्रीलांसिंग कर दिया, या ऐसे ही बना दिया, कोई दुख हुआ उसको, तकलीफ हुआ उसको दूर करने के लिए बना दिया कोडिंग बेस पे, और उसको पब्लिक डोमेन में ले जाके फेक आया, तो उसको पब्लिकली लोग यूज कर पा रहे हैं अब। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, जो फ्री है, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, तो उसको कहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, तो नमपाई उसी में से एक मॉड्यूल, और इसको बनाने वाला एक बंदा था, ट्रेविस ऑलफेंट। ठीक है, शायद। ओके, ट्रेविस ऑलफेंट था। ठीक है, इसने 2005 में इसे बनाया था। ये कॉलेज पास आउट स्टूडेंट था, जो कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह इसको बना रहा था कि कॉलेज में जाकर सबमिट कर दे। जो हमारा नमपाई है, उसको बनाने के लिए ट्रेविस ऑलफेंट ने ट्रेविस ऑलफेंट ने नमपाई का मतलब सी प्लस प्लस का सहारा लिया। किसका सहारा लिया है? सी प्लस प्लस का सहारा लिया है। पूरा कोड जो इसका लिखा गया है नमपाई का, सी प्लस प्लस में लिखा गया है। इसको बनाने के पीछे का मोटिव था मैट्रिक्स कैलकुलेशन। क्या? मैट्रिक्स कैलकुलेशन। अब आप लोगों ने स्कूल में मैट्रिक्स कैलकुलेशन पढ़ा हो, लेकिन अब तो भूल गए होंगे, थोड़ा टफ होता है, तो दिमाग में रह नहीं पाता है। और धावा साहब का तो बिल्कुल दिमाग में नहीं है ना? ये बात मैं श्योर हूं। है तो बताओ, है तो चलो बताओ। 2,1 और 3,1, इसका मल्टीप्लीकेशन। हम्म क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है एक दूसरे के साथ? क्यों? क्यों नहीं हो पाएगा? अच्छा, बोलिए धावा साहब। बोला था ना नहीं याद है। मेरी बातों को यार ओवरराइड कर देते हो तुम। जब मैं कह रहा हूँ नहीं याद है, तो मैं भूल जाता हूँ। अभी भी इसको पढ़ाता हूँ इतना, तो भी भूल जाता हूँ। ये नहीं याद होगा, तो मैं बताऊंगा यस, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। इसमें मल्टीप्लीकेशन में पूछ रहा हूँ ना मेरे भाई, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं हो पाएगा वैसे वो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इन दोनों का कॉमन होना जरूरी है मल्टीप्लीकेशन के लिए। और जो फिर निकल के मैट्रिक्स आएगी, वो इन दोनों के बराबर आएगी। मतलब दो रो होंगे, ये पहला वाला रो होता है। दो रो होंगे, ये दूसरा वाला क्या है? कॉलन है। उसी तरह से यहाँ पे ये दो रो हैं और 3 कॉलन है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो एक जो मैट्रिक्स आपके सामने निकल के आएगी, उसमें भी दो रो होंगे और कितने कॉलन होंगे? 3 कॉलन होंगे। तो ये आपका बताता है कि कौन किस तरह का मैट्रिक्स आएगा, और इन दोनों का कॉमन होना जरूरी है अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो। ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत होती है, और ऊपर से फास्ट कोड की जरूरत होती है। तो सी प्लस प्लस से बनने की वजह से, क्योंकि मदर लैंग्वेज है, ये बाय डिफॉल्ट जो बंदे ने बनाया था मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए नमपाई, ये फास्ट थी। पाइथन वालों की नजर इस पर पड़ गई। तो अब देखो कैसे कोड किया गया। पाइथन वालों ने सेम सी प्लस प्लस का ही कोड रखा है जो नमपाई है। ठीक है, इसके ऊपर रैपिंग चढ़ा दी गई पाइथन की, और पाइथन के यूजर को दे दिया गया यूज करो। तो जो भी हम कोड लिखते हैं पाइथन में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बेरियर में एक्सचेंज हो रहा होता है, सी में वो कोड कन्वर्ट होता है सी प्लस प्लस में, और सी प्लस प्लस में ही सारा कैलकुलेशन होता है। जो आउटपुट होता है फिर से रिकन्वर्ट होता है, और पाइथन के यूजर को उसके पाइथन के कोड में दिखाई देता है। तो इस रैपर की वजह से हम नमपाई को यूज कर पा रहे हैं, मतलब सी प्लस प्लस के कोड को पाइथन में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्लियर है?
सब जैसे बाकी कोड बनाए ये बना लेते, जैसे बाकी टू बना रहे हैं तो ये बना लेते। नहीं भाई, स्लो नहीं होगा। नमपाई जो है नहीं, इससे स्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाइथन स्लो है पहले से। तो उसको फास्ट करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की गई, और मैट्रिक्स कैलकुलेशन में वो ज्यादा स्लो हो जा रही थी। इसीलिए मदर कोड में करना कोडिंग जरूरी था, और एक बंदे ने ऑलरेडी अच्छा कोड लिख रखा था, तो क्यों मेहनत करे? क्योंकि पाइथन कोई कंपनी नहीं थी, उसमें गिने चुने फ्रीलांसर्स हैं सब। तो जो बंदा सी प्लस प्लस बनाया वो भी तो एक तरह का फ्रीलांसर ही अपने आप को बता रहा है। वो जब से इसको बनाया है तब से लेके आज तक उसका सपोर्ट वो बंदा दे रहा है। ठीक है। ऐसे मॉड्यूल तुम भी बना के अपने रेज्यूमे में लिखोगे तो कंपनी तुम्हें ऐसे ही हायर कर लेती है ज्यादातर केसेस में। इतना नहीं देखती कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो देखती कि तुमने यूनिक क्या बनाया है। और तुम क्या बना के ले जाते हो? कैलकुलेटर। हर बैच में हर बच्चा कैलकुलेटर बना के ले गया है। वो इंटरव्यूअर तो इतना इंटेलिजेंट है ही कि समझ जाएगा कि हाँ ये कहाँ से आया है कोड, है ना। चलो जो भी हो, अब हम बात करेंगे नमपाई की। तो नमपाई की बात करते हैं। देखो, नमपाई में बहुत सारी चीजें हैं बताने को, तो मैं एक छोटा सा नोट्स बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। हेलो, अभी क्लास में हो, थोड़ी देर में बोलूँ? स्विच ऑफ तो नहीं करेंगे ना फ्लाइट में? कब तक यहाँ आ रही हो डेली? 10:30? कब से वो वहां से निकलेगी वो? बताओ ना। चलो ठीक। हम्म। देखो, नमपाई जो है वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा बनाई गई थी। रटने की जरूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। आप चाहो तो याद रखने के लिए कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, पाइथन के यूजर इसको इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर रैपर लगा हुआ है, ठीक है। ओके। अब जो है इसके बाद हम बात करेंगे एरेज की, ठीक है। तो एक और बात, डी का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। इसलिए मैंने पहला वाला डायमेंशन लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, सो ऑन। अच्छा, चलो इनको हम सीखेंगे, ठीक है। किसने इसको बनाया था? ट्रेविस ऑल्फेंट ने। और इसको सी प्लस प्लस में लिखा गया है मैट्रिक्स कैलकुलेशन, फास्ट मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर इसका रैपर, इसके ऊपर पाइथन का रैपर चढ़ा कर दिया गया है सी प्लस प्लस के कोड के ऊपर।
और इससे हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एरे बनाते हैं। डेटा एनालिटिक्स में 2 डायमेंशन एरे तक की जरूरत पड़ती है। अब ये 2 डायमेंशन एरे होता क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो पहले तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए देयर इज वन मोर कोड। ठीक है, इसको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अगर चलाऊंगा पिप इंस्टॉल numpy, तो ये numpy हमारा ऑलरेडी चल रहा है। ये पता नहीं क्यों एरर आ रहा है मेरे कोड में। देखो, एक बार तो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद एरर आ रहा है। आप लोगों में नहीं आएगा। ठीक है, मेरे में एरर आ रहा है, मेरे में कुछ खराबी हुई है। ठीक है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खराबी है, बट जो भी है इसी तरह से इंस्टॉल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये कह रहा है यू मे नीड टू रीस्टार्ट योर कर्नल और टू अपडेट द पैकेज टू यूज अपडेटेड पैकेज। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इंस्टॉल होगा। अब इस numpy को इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो इंपोर्ट numpy लिखना पड़ता है, और आप इसको शॉर्ट में एज np कर सकते हैं। अलाइसिंग, बार बार numpy कौन लिखेगा? ठीक है, इसलिए एनपी कर ले रहे हैं हम। अब इस एनपी के ऊपर एक एरे, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे फंक्शन है इस मॉड्यूल के अंदर। देख रहे हो ना, ए नाम से ही बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर तकरीबन 500-600 फंक्शन है, तो हमें सब नहीं पढ़ने हैं। हमें जो यूज हमारे लिए होगा वो पढ़ना है। ठीक है, तो एरे का यूज करना है। एरे क्या होता है, एरे के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट एरे के बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, एरे इसी को कहते हैं। ठीक है, अब numpy के अंदर एरे नाम का क्या था? एक फंक्शन था। उसके अंदर पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन और फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगता है, जैसा प्रिंट फंक्शन, प्रिंट पैरेंथेसिस। ओके, इसके अंदर एक माय बैड लिस्ट पास करो, और लिस्ट के अंदर तुम वैल्यूज डाल दो। देखो, मान लो कि ये एक एरे है और मैं इसको बनाना चाहता हूं, तो ये नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर दिया, और जब मैंने प्रिंट ए किया, आई एम गेटिंग दैट एरे। अब इस एरे को देखो, ये लिस्ट से थोड़ा सा अलग है। लिस्ट भी ऐसी दिखती है ना, और एरे कैसे दिख रही है? ऐसे ही दिख रही है, लेकिन उसके बीच में कॉमा होता है ना। अच्छा, इसमें सिमिलर डेटा टाइप है। अभी ये लिस्ट से बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है लिस्ट से? लिस्ट पाइथन में बनी है, एरे C++ में बनी है। और पाइथन किससे बनी है? पाइथन सी से बनी है। तो सी का ही C++ दोनों मदर लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो रहा। हम जो भी कोड लिस्ट में लिखते हैं वो पहले सी में कन्वर्ट होता है, फिर जाके कहीं हमारा सीपीयू समझता है, क्योंकि इंटरप्रेटर किससे बना है? सी से बना है। यहाँ पे ये C++ से ही बना है, मदर लैंग्वेज से ही बना है, तो सीधा मदर लैंग्वेज पे चल रहा है, तो फास्ट। ठीक है, अच्छा, एक चीज और था इसमें, क्या था? एरे इज अ डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर सिमिलर डेटा टाइप इनसाइड अ कंटेनर। एक एरे के अंदर तुम्हें सिमिलर डेटा टाइप रखने पड़ते हैं। देखो, ये सब इंटीजर है ना, इसमें कोई फ्लोट है क्या? अच्छा, फिर एक और एरे बनाता हूं, a इज इक्वल टू np डॉट एरे। ठीक है, इसके अंदर मैं फिर से वही सारी वैल्यूज डालता हूं, लेकिन गलती से मैं इसमें से एक वैल्यू को फ्लोट बना देता हूं। ठीक है, तो सारी वैल्यू ही हमारी क्या बन जाएगी? फ्लोट बन जाएगी। देखो, ठीक है, सारी वैल्यू क्या बन गई हमारी? फ्लोट बन गई। देखो, सबके आगे पॉइंट आ गया ना। कॉमा नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है, एरे के अंदर कॉमा नहीं आता। अगर तुम प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको नहीं लिखोगे तो देखो बड़ा अजीब सा आंसर देता है ये। कॉमा आएगा, लेकिन कुछ लिख के कह रहा है ये एक एरे है, और एरे को के अंदर पैरेंथेसिस लगा के और उसके अंदर लिस्ट बना के दे रखा है वैल्यू, और वहां पे कोमा दिखा रहा है। लेकिन जब तुम प्रिंट लिख दोगे तो ये ब्यूटीफाई होके आता है, प्रिटिफाई होके आता है चीजें, है ना। तो प्रिंट इसको एक अच्छे तरह से दिखाता है, ये एक एरे है। ठीक है, सर जैसा आपने पॉइंट 2 लगाया, अगर पॉइंट 5 लगा तो 5 समझना क्या है? नहीं,
सब में सिर्फ पॉइंट ही लग के आएगा और इसमें सिर्फ 5 लग के आएगा। चलो इसको भी क्लियर कर ही लो तुम। देखो इसमें सिर्फ 0.5 लग के आया ना, बाकी सब में पॉइंट ही लग के आएगा। ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आया सबको। अब देखो, अब एक सी नाम का हम एरे बनाते हैं। तुम लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, लेकिन उसको पहले देख लो। मैम ऐसे ही देखते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन। अब ये वन डायमेंशन क्यों कह रहे हैं? अगर ये पूरा का पूरा मेरा जो स्क्रीन है 2D है, जिसमें एक्स और वाई 2 डायमेंशन है ना, तो 2D हुआ ना। अगर इस 2D पे इस नंबर को रखें तो हम देखो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रख पा रहे हैं पूरे नंबर को। देखो ये एक्स एक्सिस के केस में है ना, एक्स और वाई ऐसे करके बनाएंगे तो। लेकिन अगर हमारा डेटा कुछ ऐसे करके होता, ऐसे मल्टीपल हमारे एरे बने होते और ऐसे करके होते, तो ये 2D होता। वाई में भी तो इसका कुछ लेंथ जा रहा है। हाँ, अभी ये क्या है? अभी ये वन डायमेंशन, क्योंकि एक ही इसमें रो है, एक ही एक्सिस यूज हो रहा है, हाइट नहीं यूज हो रही है अभी इसमें। ओके, अब जो है np डॉट एरे। अब तुमसे प्रेसिडेंट की बात करने वाला हूं मैं। प्रेसिडेंट क्या होता है अभी एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, फिर समझेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन एक वैल्यू को मैं इसमें से स्ट्रिंग बना देता हूं, ठीक है। और एक वैल्यू को क्या बना देता हूं? फ्लोट, क्योंकि पहले से फ्लोट था, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं प्रिंट सी करूंगा तो क्या आएगा? फ्लोट में सारी वैल्यू आएंगी स्ट्रिंग में? बोलो सरदार जी, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो ना सी में? सी में डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो ना? क्या होगा? प्रेसिडेंस किसकी हाई होती है, फ्लोट की, स्ट्रिंग की, कि इंट की? स्ट्रिंग की प्रेसिडेंट हाई होगी। ध्यान से सुनो, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसको मत भूलना। ये क्या स्टेटमेंट था? array is a data type which is used to store similar data type inside a container। तो ये जो एरे है ये बहुत स्मार्ट है, numpy बहुत स्मार्ट है। ये कहता है कि अगर तुम्हें एरे बनाना है बनाओ, उसमें जो डेटा टाइप रखना है रखो। उस डेटा टाइप के ऊपर अगर तुमने कहीं पे भी पॉइंट वैल्यू लगा दी, तो अगर सब इंटीजर है तो प्रेसिडेंट फ्लोट की हाई होते मैं फ्लोट में सबको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने फ्लोट में नहीं कन्वर्ट किया तो ये डेटा लॉस होगा, ये हट जाएगा ना, और हम डेटा लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, अगर कहीं गलती से स्ट्रिंग आ गया तो मैं सभी डेटा को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? स्ट्रिंग में। नहीं तो ये हमारा वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा और उससे फिर से डेटा लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से नंपाई ने अपने आप को एडजस्ट करा हुआ है, और ये सब सी में पहले से बता दिया गया है, सी प्लस प्लस में, सॉरी। मैं सी और सी प्लस प्लस के अलावा सी अगर बोल देता तो आप सी प्लस प्लस ही समझना, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब सबकी सबसे ज्यादा किसकी प्रेसिडेंस होगी सरदार जी बताइए? स्ट्रिंग की होगी, राइट, क्योंकि हमें डेटा लॉस से बचना है, ठीक है। क्लियर है? ओके। ये तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। क्या हम अलाउड नहीं है कि हम अपने तरफ से बताएं कि हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए? हम नहीं चाहते स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। हम चाहते हैं अगर ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्टेबल है, इंटीजर में कन्वर्टेबल हो जाए, इंटीजर में कन्वर्ट। ये नहीं कर सकते? हमने बोला हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो, एक नंपाई एरे और बनाओ, सेम इसी को कॉपी कर लो ना, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा के एक डी टाइप होता है, शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे तो इसके अंदर तो इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलेगा, इसमें डी टाइप दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये जो तुमने वैल्यू डाली है ना इसके अंदर, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। डी टाइप मतलब होता है डेटा टाइप, ठीक है। अभी क्या रखा हुआ है? नन। हमें इसी डी टाइप को लिखना है। क्या करना है? लिखना है डी टाइप। अच्छा एक बात, ये डी टाइप किसके अंदर है? नंपाई के अंदर है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एनपी डॉट डी टाइप। दिख रहा है ऊपर डी टाइप? हाँ,
ऐसे लिखना होता है। इसके अंदर एनपी डॉट, सॉरी, एनपी डॉट किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, इंट में कि फ्लोट में? इंट में। तो देखो कहीं इंट दिख रहा है इसमें, इंट अंडरस्कोर इंट 16 इंट 32 इंट 64। अब ये क्या होता है यार, ये तो बड़ा बिहड़ हो गया। तो समझते हैं इंट 16 इंट 32 इंट 64 क्या है और इंट 8 क्या है। इंट 8 जो होता है उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है 120 -128 से लेके +127 तक की इंटीजर वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इसमें क्या होता है, ऐसा करके एक डब्बा बन जाता है मेमोरी में, और उसके 8 पार्ट कर दिए जाते हैं। कितने? 8। ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसका जो पहला वाला बॉक्स होता है ये सिंबल का होता है, प्लस माइनस वाला सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूं 127 को और इसको मैं कन्वर्ट कर दूं बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को पाइथन में सिखा रखा है ना कि कैसे कन्वर्ट होता है, बिन से, याद है? बिन के अंदर 127 अगर मैं लिख दूं तो बाइनरी क्या है, कितना टाइम 1 है? 7 टाइम 1 है। तो लास्ट से भरना स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये जो है ये सिंबल है, प्लस को 0 कहते हैं और माइनस को 1 कहते हैं, ठीक है। आई थिंक प्लस को 1 कहते हैं ना। इसको एक किसी ने बताया था, प्लस को 0 से ही दिखाते हैं, 0 से ही दिखाते हैं, मुझे याद है कि स्टूडेंट ने इसको बताया था मुझे क्लास में। चलो जो भी है, ये 0 से दिखाया जाता है। तो इसके देखो सारे के सारे बॉक्स फिल्ड है ना, कोई भी अब खाली है? इससे बड़ी वैल्यू हम रख ही नहीं सकते हैं इस 8 बॉक्सेस में। इसी को कहा जा रहा है इंट 8, मतलब 8 बॉक्सेस है, इसको पूरी तरह से अगर हम 1 से फिल कर दे तो जो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइड में होगी वो ये होगी, और नेगेटिव साइड में -128। तो इसका 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के किया जाता है, +1 करके और फिर सारे वैल्यू को रिवर्स किया जाता है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव पार्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो इंट 8 को लेने का मतलब कि अगर तुम्हारे सारे डेटा -128 से लेके 127 तक है तो हम क्यों बड़ी वैल्यू लेंगे? इंट 16 में क्या होता है, इंट 16 में आई गेस 32,000 नेगेटिव वैल्यू कुछ अप्रोक्स होता है, टू 32,000 पॉजिटिव वैल्यू तक हमारा स्टोर करता है इंटीजर। तो हम इतना बड़ा डेटा टाइप क्यों लेंगे? इसमें 16 बिट यूज होंगे, मतलब 16 ऐसे ही कॉलन होंगे, ठीक है। तो हम इतने छोटे छोटे वैल्यू जो हमारे हैं इसको स्टोर करने के लिए हम इतना बड़ा बड़ा कंटेनर क्यों लेंगे? ज्यादा मेमोरी वेस्ट होगा ना। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जितना बड़ा तुम्हारा कंटेनर है, जितना बड़ा तुम्हारा डेटा, उतना ही बड़ा कंटेनर यूज करो, ठीक है। उससे क्या होगा, मेमोरी की बचत होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट 8, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, यहाँ पे एनपी नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात लिखा है मैंने, देखो ये जो था 9 वो इंटीजर में कन्वर्टिबल था, हो गया इंटीजर में कन्वर्टिबल। लेकिन अगर मैं इसको फिर से रन करूं और यहाँ पे लिख दूं
कृष्णा। तो क्या ये इंटीजर में कन्वर्टेबल है? अच्छा एक और बात देखो, ये 6.6 था ना, यहाँ पे डेटा लॉस करवा दिया इसने, ठीक है। अब क्योंकि तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है इसीलिए इसने डेटा लॉस करवा दिया है कि तुम चाहते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग कर, हम तो स्मार्टली सब कुछ एडजस्ट कर ही रहे थे, ठीक है। अगर तुम डेटा लॉस नहीं करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे इंट 8 की जगह पे क्या कर सकते थे, फ्लोट यूज कर सकते थे, फ्लोट 16। फ्लोट 16 में कृष्णा नहीं आएगा ना, 9 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो फ्लोट 16, देखो ये डेटा लॉस नहीं हुआ ना, समझ में आ रहा है? तो फ्लोट 16 के साथ काम किया जा सकता था, लेकिन हमने इंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसने डेटा लॉस भी कर दिया लेके। लेकिन कृष्णा कभी नंबर में कन्वर्टेबल नहीं था, इसीलिए कृष्णा के बारे में इतना सोचा ही नहीं गया, ठीक है। एरर दे दिया गया। अगर सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन सब इंटीजर हो तब तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ना। सब इंटीजर होगा तो प्रेसिडेंट की तो बात ही खत्म हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा str_, सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने तरफ से, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। ये हमारा डेटा लॉस नहीं होने देता, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है, क्योंकि ये अपने तरफ से भी सेंस कर लेता है कि हमें डेटा को कैसे बचाना है। तो प्रेसिडेंस की बात कर दी गई यहाँ पे कि स्ट्रिंग का प्रेसिडेंस हाई है, फिर फ्लोट का है, फिर सबसे लास्ट में इंटीजर का है। जैसे आपने बताया फ्लोट 16 और 88, तो इनका कवर का रेट देंगे हो जाता तो पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी याद नहीं है, देखो ना 3 साल पता चल जाता है, बाइनरी बिन वैल्यूज निकाल लेते हैं ना हम। मान लो कि अगर मुझे पता करना है कि ये वैल्यू किसके अंदर आ सकती है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका बिन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये बाइनरी वैल्यू हो गई। अब इसमें जितने भी वैल्यू हैं अब +1 कर लेना, और ठीक है। तो अगर ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का लेंथ नहीं निकाल सकते हो तुम, बताओ। और उसमें से कितना घटा देना, 1 घटा देना, क्योंकि लास्ट में 0 और बी भी लिखा हुआ है। तो बस 1 घटाना, क्यों 1 घटाना, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 लिखा हुआ है ना, ये 0 नहीं, मतलब इसको हटाया गया, नोटेशन है बाइनरी का। ये पूरा का पूरा जितना भी है उससे एक कैरेक्टर ज्यादा लेना, बस ये दोनों हटा के, तो 2 वैल्यू को हटाओगे इस पूरे लेंथ में से, तो लेंथ तो पहले निकालो और उसमें से 2 घटाना। लेकिन याद रखना एक में तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल आता है ना, तो 2 की जगह पे कितना घटाना है हमें, एक ही घटाना है, 36। अब बताओ 16 बॉक्सेस में ये आ जाएगा, इंट 16 में 16 बॉक्सेस बनेंगी, क्या 16 बॉक्सेस में ये बाइनरी आएगा? 36 कह रहा है बाइनरी वैल्यूज चाहिए हमें, तो हमें 36 वाला यानी कि 64 बिट वाला यूज करना पड़ेगा, 64 बिट वाले का डब्बे में ये आएगा। तो हम ऐसे देख लेते हैं, हमें नहीं चेक करने की जरूरत, रटने की कुछ जरूरत नहीं होती, सब कुछ सोचो कैसे होगा। 32 वाले में भी नहीं आएगा, इंट 32 में भी नहीं आएगा, ये इंट 64 में ही आएगा। और 2n के कॉन्सेप्ट पे ये बढ़ता है हमारा मेमोरी, मैक्सिमम तुम्हारा 64 तक जाता है, इंट 64। तुम अभी गूगल कोलैब पे चले जाओगे जो ऑनलाइन एडिटर है, तो वहां पे 256 भी दिखा देगा, इंट 256, लेकिन 64 तक वहां पे भी सपोर्ट करते हैं, ये दिखाने वाली बात है बस। लेकिन कल को एआई अगर मैं पढ़ाऊंगा तो टेंसर फ्लो के अंदर ये सपोर्ट करता है, नमपाई का बाप है टेंसर फ्लो, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ है, ये 400 समथिंग MB की फाइल है अकेले, जिसके अंदर एल्गोरिदम, ANN CNN RNN हर तरह के एआई के टूल्स हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है हम इसके अंदर चलते हैं, क्या लिखना था इसके अंदर यार, हाँ। अब इसके बाद हम 1D 2D 3D ऐसा एरे बनाना सीखते हैं। तो इसके अंदर कुछ और भी चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, मान लो तुम्हें कल को एरे बनाने की जरूरत पड़ गई, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट एरे बना दो मेरे भाई, मुझे नहीं पता क्या लिखना है लेकिन बना दो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर होता है जीरोज, दिख रहा है जीरोज फंक्शन, ठीक है। इस जीरोज के अंदर आपको क्या लिखना होता है, तो पहले तो शेप लिखना होता है कि कितने हमें डायमेंशन के एरे चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोग को बना के पूछा था कि बताओ 2,1 और 3,1 इसका क्या डायमेंशन है,
तो अभी आप लोगों ने मुझे बताया था 2x2, 2 रो, रो पहले लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना हमेशा, फिर कॉलम लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात का। तो 2 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो अब इतना बड़ा ब्रैकेट पाइथन में तो नहीं है, नहीं है ना, लिटरली नहीं है। तो हम इसको कैसे स्टोर करते हैं, तो ये क्या करता है, 2,1 एक ऐसे एरे में डाल देता है, फिर यहाँ पे लिख देता है 3,1 दूसरे एरे में, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देता है, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देता है, इसको कहता है ये 2D एरे है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रैकेट कहाँ से ले आएगा बेचारा, लेकिन लाइन चेंज जरूर कर लेता है वो, ठीक है। चलो देखते हैं, इसी को बनाने जा रहा हूं। तो ये शेप पे तुम्हें यही बताना है, एक टपल के अंदर कि कितने का शेप चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2,2, ठीक है। और लिखना है कि कैसी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो जीरो से ही बनना है, ये जीरोस का मतलब होता है कि जीरो ही बाय डिफॉल्ट आएगा उन सभी जगहों पे, यानी कि 0,0,0,0 ऐसे। शेप में क्या लिखने वाला हूं, एक टपल के अंदर 2,2, और बस चला दो। अब प्रिंट डी करोगे आप, तो देखो बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू आ रही है। अगर आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो फिर से इसके अंदर जो शिफ्ट टाइप को प्रेस करो, देखो इसके अंदर डी टाइप लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट फ्लोट। तो अगर आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डी टाइप np.int, और सबसे छोटी वैल्यू लोगे कौन सी, int8, हो गया इंटीजर में कन्वर्ट। ये कौन सा डायमेंशन है, रहे 2 डायमेंशन। पहचानेंगे कैसे कि 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है कि 4 डायमेंशन है, उसको भी देखते हैं। देखो हमेशा इस बात का याद रखना, अगर मैंने ये एक 2D एरे बना दिया है, ठीक है, तो इसमें जैसे 2 हमारे वैल्यूज और इसमें भी 2 वैल्यूज है, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें 2 इसमें 1 वैल्यू है, ये एरर है, ये बनेगा ही नहीं एरे। एरे का कहना यह है कि जितने रो और जितने कॉलम उतनी वैल्यू, मतलब हर एक वैल्यू के क्रॉस सेक्शन पे हमें कोई ना कोई डेटा मिलना चाहिए, तभी हम एरे बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक एरे में तुमने 2 वैल्यू डाल दिया, एक में 1 डाल दिया, बोला चलो काम चला लो, तो ऐसा नहीं चलता यहाँ पे काम, ठीक है। चलो इसको हम इरेज करते हैं आगे। अगर हमें चेक करना है कि इसका डेटा टाइप को कितने डायमेंशन एरे है, तो एक तो तरीका ये है कि सबसे लास्ट में जाकर देखो कि कितने ब्रैकेट है, जितने ब्रैकेट है लास्ट में, या तो शुरू में बिल्कुल या तो बिल्कुल लास्ट में, ऐसे जितने ब्रैकेट उतने डायमेंशन का एरे। अगर यहाँ पे 2 ब्रैकेट है तो 2 डायमेंशन एरे है। थोड़ा ऊपर चलो, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कितने डायमेंशन एरे है, तो 1 डायमेंशन, क्योंकि एक ब्रैकेट है। एक टेबुलर डेटा को होल्ड करने के लिए, टेबल में ऐसे ही रो कॉलम होता है ना, टेबुलर डेटा को होल्ड करने के लिए हम इस टेबुलर डेटा को एक नंपाई एरे में स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में एक और ब्रैकेट, ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 3 कॉलम हो गए और 4 रो हो गए ना, बताओ एरे बनेगा कि नहीं बनेगा ये, अगर इसके अंदर वैल्यूज हम डालते रह गए तो डेटा एनालिटिक्स के बंदे इसलिए एरे पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको अपने डेटा को 2D एरे में स्टोर करना होता है कि उस पर फास्ट कैलकुलेशन किया जा सके। अब जो इसके बाद हम टूल पढ़ने वाले हैं पांडास, वो इंटरनली नंपाई का ही यूज कर रहा है, क्लियर है। तो अभी हमें कुछ और भी बातें करनी है। ऐसा डेटा, ऐसा डेटा जो तुम देख रहे हो जो इस तरह की लिस्ट में आ रहा है, इसके ऊपर हेडिंग कुछ है कि ये किस तरह का डेटा है, नहीं है ना। लेकिन कल को मैं लिख दूं, ये मान लो कि एक्स कॉलन है, ये वाई कॉलन है, ये जेड कॉलन है, तो इसका हेडिंग आ गया ना। ये जैसे ही हेडिंग आ जाती है ये कहलाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर से देखो, अगर यहाँ पे ये डेटा नहीं रहा, खाली है, तो ये फिर से कहलाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो कल मैंने आप लोगों को स्टेटिस्टिक के बारे में पढ़ाया था ना, स्टेटिस्टिक देखने के लिए नहीं पढ़ाया था, इस डेटा को फिल करने के लिए पढ़ाया था।
अगर मैं इन दोनों को, इन तीनों को, इसको ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज आएगा, आएगा ना। इसको 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 3 से डिवाइड कर दूं जोड़ के तो एवरेज आएगा 0। उस 0 से यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हैं। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, दिक्कत नंपाई के साथ ये है कि वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को नहीं रीड कर पाता, हेडिंग नहीं होती। इसीलिए पांडास वाले सामने आए और उन्होंने अपने अंदर नंपाई को यूज करते हुए बस कॉलम के नाम दे दिए हैं और एक फैंसी सा लुक दे दिया है बस। इसीलिए जब बंदे आते हैं पूछने के लिए कि डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना, हम कहते हैं पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्ड, ब्यूटीफुल सूप, तो तुरंत पूछते हैं नंपाई नहीं है क्या, हम बोलते हैं उसका अरे नंपाई है लेकिन पांडास के अंदर है। ठीक है, शॉक्ड में पूछते हैं, पता नहीं क्यों। अरे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे हम। अब तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। नम थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा एक चीज कवर करने वाला था। पांडास जो है उससे ज्यादा फास्ट पाई स्पार्क है। अब तुम पूछोगे सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी वो थोड़ा ही सा आता है। ठीक है, क्योंकि मैं उसको पढ़ने बैठा था और पढ़ा नहीं, छोड़ दिया। ठीक है, जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन अब पढ़ रही है तो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। तुम लोग को नहीं बताऊंगा, अच्छी बात ये है ना। बता दिया कि ये टूल है, पढ़ना है तुम्हें खुद, मेरे पास मत लेके आना क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके, ये समझ में आया ना कि कैसे हम अपने टेबुलर डेटा को 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे नमपाई की मदद से और पांडास की मदद से। इसलिए हम नमपाई पांडास पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम अपने डेटा पे प्रोसेसिंग कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा हो सकता है कहीं मिसिंग हो तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में डालना पड़ेगा ना, उसको फिल करना पड़ेगा ना डेटा बचाने के लिए। या तो इसको डिलीट मार दो या तो उसको फिल करके बचा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर मान लेते ये 100% डेटा है, 4 डेटा सेट, तो इसमें से एक भी डेटा डिलीट मारोगे मतलब 25% डेटा तुमने क्या कर दिया, डिलीट मार दिया। और स्टैटिस्टिक तुम पढ़ रहे हो इसीलिए इसको 25% कह रहे हो, ये एक बहुत बड़ी नंबर होती है। हम 2-3% टॉलरेट कर सकते हैं डिलीट मारना, 5% टॉलरेट करते हैं डिलीट मारना, 25% नहीं। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही डेटा तो डिलीट मारा है, हम बोलेंगे वो एक डेटा 25% के बराबर है। स्टैटिस्टिक हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो उसको कैसे बचाओगे, उसके लिए हम नमपाई पांडास पढ़ रहे हैं। तो अभी हम नमपाई पढ़ रहे हैं, जबकि पांडास के अंदर मैं बता रहा हूं कि पांडास के अंदर यूज होगा, फिर पांडास पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लो सब।